आज के क्लास में हम पढ़ने वाले हैं एक एक नियम। अब ये एक एक नियम क्या है, तो आप सभी एक विशेष तरह के प्रश्न जानते होंगे जिसमें कोई जानकारी किसी एक वस्तु के लिए दिया हुआ हो और अधिक वस्तु के लिए ज्ञात करना हो। जैसे कि मूल्य, एक वस्तु का मूल्य दिया हुआ हो और आपको उससे ज़्यादा मूल्य का, चाहे 10 का हो, 15 का हो, कितने का भी हो, ज्ञात करना हो, या कभी ज़्यादा का दिया हुआ हो और एक का ज्ञात करना हो, तो उस दौरान हम ये एक एक नियम का पालन करते हैं। ठीक है। बहुत सारी प्रतियोगी परीक्षाओं में शुरुआती रूप से छोटे बच्चों के लिए नवोदय, प्रयास जैसे भी एग्ज़ाम्स जो होते हैं उसमें, और उसके बाद उससे बड़े हर प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं में इसके प्रश्न हमेशा दिखते हैं। तो आइए आज हम वही पढ़ने वाले हैं, एक एक नियम के प्रश्न। एक एक नियम के माध्यम से हम इस तरह के प्रश्न को कैसे हल करें। तो देखें, यहाँ पर दो स्थितियाँ बनती है। यदि एक वस्तु का मूल्य ज्ञात हो और अधिक वस्तुओं का मूल्य ज्ञात करना हो। वहीं दूसरा स्थिति, यदि अधिक वस्तुओं का मूल्य ज्ञात हो और एक वस्तु का मूल्य ज्ञात करना हो। मूल्य का मतलब चाहे जो भी चीज़ें दिया हुआ हो, उसका प्राइस दिया हो या उसकी वैल्यू दिया हुआ हो, कि मान दिया हो। जैसे एक वस्तु का मूल्य 10 रुपये है तो 5 वस्तु का मूल्य कितना होगा। वही दूसरा उल्टा जस्ट, यदि 10 वस्तु का मूल्य इतना रुपए है तो एक वस्तु का मूल्य कितना होगा। इस तरह से तो अब हम करेंगे क्या, मूल रूप से सिर्फ यही सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, इसको जाने। तो पहली कंडीशन जब भी रहेगा कि एक वस्तु का मूल्य दिया हुआ हो, अधिक का ज्ञात करना है, तो जितने का ज्ञात करना है और एक का वस्तु जितना दिया है, एक वस्तु का मूल्य जितना दिया है, उनका हम क्या करेंगे, गुणा। सिर्फ इतना ही चीज याद रखें, गुणा करते हैं। यदि एक वस्तु का मूल्य ज्ञात हो और अधिक वस्तु का मूल्य ज्ञात करना हो तो गुणा करते हैं। ठीक है। एक वस्तु का मूल्य जितना होगा उससे जितने वस्तु का मूल्य ज्ञात करना उसका गुणा करेंगे। वहीं दूसरी ओर, यदि अधिक वस्तुओं का मूल्य ज्ञात हो और एक वस्तु का मूल्य ज्ञात करना हो तो ऐसी स्थिति में भाग करते हैं। अधिक वस्तु का मूल्य ज्ञात हुआ है हमारे पास, तो जितने अधिक वस्तु का मूल्य ज्ञात है, ठीक है, अधिक वस्तु का मूल्य जैसे मान लो 100, ठीक है, जितने भी वस्तु हैं उनका मूल्य है 100। अब वस्तुओं की संख्या मान लिए कितना है, 10। ठीक है, वस्तुओं का मूल्य मान लिए 10, तो 10 से 100 को भाग देना है। आंसर जो आएगा वही होगा एक वस्तु का मूल्य। ठीक है। अब मैं इसको आगे इसलिए नहीं बढ़ा रहा हूँ क्योंकि अब मैं और दूसरे उदाहरणों के माध्यम से इन दोनों ही नियमों को मैं आपको समझाने वाला हूं। और स्पष्ट रूप से जब ये दोनों आप चीज़ आप समझ जाएंगे तो निश्चित रूप से न सिर्फ इस क्लास के लिए बल्कि आने वाले हर एग्ज़ाम के लिए वो आपके लिए उपयोगी होगा। तो चलिए अब एग्जाम्पल की ओर आगे बढ़ते हैं। एक बार मैं रिवाइंड कर रहा हूँ, सिर्फ दो ही चीज़ें हम इसमें पढ़ने वाले हैं एक एक नियम के अंतर्गत। यदि एक वस्तु का मूल्य ज्ञात हो तो अधिक वस्तु का मूल्य कैसे ज्ञात करें, और यदि अधिक वस्तु का मूल्य ज्ञात हो तो एक वस्तु का मूल्य कैसे ज्ञात करें। एक से अधिक, अधिक से एक, और दोनों में बता चुका हूँ, पहले हम गुणा करेंगे बाद में भाग करेंगे। कभी हो सकता है दोनों चीज़ें एक साथ काम करना पड़े। ठीक है, तो वो किस तरह से प्रश्न होगा उन सब पर हम चर्चा करने वाले हैं अब कुछ उदाहरणों के माध्यम से। यहाँ एक उदाहरण दिया हुआ है, यदि 1 किलोग्राम अंगूर 35 रुपए में मिलते हैं तो 7 किलोग्राम अंगूर कितने रुपए में मिलेंगे। एकदम स्पष्ट है, 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य बताया हुआ है 35 रुपए और 7 किलोग्राम अंगूर का मूल्य हमको पता करना है। तो अभ्यास जो है उसको हम पॉइंट टू पॉइंट हल करते हैं। हमने लिख दिया 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य 35 रुपए, तो 7 किलोग्राम का मूल्य कितना होगा ये हम ज्ञात करेंगे। यहाँ पर ये चूंकि और ये इसलिए का सिंबल है, ऊपर में 2 बिंदु नीचे 1 बिंदु का मतलब होता है चूंकि, ऊपर 1 बिंदु नीचे 2 बिंदु का मतलब होता है इसलिए। तो चूंकि 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य 35 रुपये है, इसलिए 7 किलोग्राम अंगूर का मूल्य कितना होगा, तो मैं अभी आपको बताया हूँ हमको करना है गुणा 35 गुणित 7। तो बस आंसर निकाल दीजिए। 7 पंचे 35 का 5 हासिल आया 3, फिर 7 तिया 21 और 3 24, तो ये 245 रुपये इसका आंसर आया। बस नीचे लिख दीजिए। अतः 7 किलोग्राम अंगूर 245 रुपये में आएगा। बस इतना ही था, या मिलेगा, जैसा प्रश्न में दिया है, जैसा प्रश्न में दिया है लास्ट लाइन हम उस तरह से लिखें।
तो ऑब्जेक्टिव प्रश्न आएगा तो हमको सिर्फ ये डायरेक्ट गुणा बस करना है, हमको पता चल जाएगा कि उसका आंसर क्या है। लेकिन इस तरह से लंबा प्रश्न अगर हमको हल करना है तो ये प्रक्रिया है, इस तरह से हम हल करें। तो ये हो गया उदाहरण, एक से अधिक ज्ञात करना है। अब हम देखते हैं अधिक से एक कैसे ज्ञात करें। दूसरा प्रश्न देखें, एक साइकिल की कीमत बताओ जबकि 3 साइकिल की कीमत 6,360 रुपये है। तो ये दूसरे जो नियम हमने जो देखे थे उसका उदाहरण है, एक साइकिल की कीमत ज्ञात करना है, 3 साइकिल की कीमत दिया हुआ है। तो ठीक है, चलिए हम फॉलो करते हैं नियम को और हल करते हैं। हल करने के लिए इस तरह से हमने लिख लिया जो दिया है, चूँकि 3 साइकिल की कीमत 6,360 रुपये, तो इसलिए एक साइकिल की कीमत क्या होगा ये हम आपको प्रोसेस करना है। और हमको पता है अधिक से एक में जब आएंगे तो हमको भाग करना है। तो 6,360 भागित 3, साइकिल की संख्या है 3, तो बटे 3 कर देते हैं सीधे और इसको हल कर देते हैं। तो 3 से काटेंगे, 3 एकम 3 और ये कटेगा 3 दूनी 6, फिर 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और यहाँ पर आएगा 0। तो इस तरह से 2,120 रुपये ये आया एक साइकिल की कीमत। बस लिख दें। अतः एक साइकिल की कीमत 2,120 रुपये है या होगा, जैसे भी आप लिख सकते हैं। तो ये हुआ अधिक से एक ज्ञात करना। दोनों हम देख लिए उदाहरण, एक से अधिक कैसे ज्ञात करें, गुणा करते हैं वहाँ पर, और अधिक से एक कैसे ज्ञात करते हैं, भाग करते हैं। तो बहुत ही इजी प्रश्न को मैं पहले लिया हूँ ताकि पहले ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाए, फिर उसके बाद ये गुणा करने की प्रक्रिया और ये भाग करने की प्रक्रिया हो सकता है थोड़ा सा कठिन हो जाए, बड़ी संख्याएँ दे दे, दशमलव वाली संख्याएँ दे दे या और कुछ, तो वो प्रक्रिया अलग बात है। लेकिन मूल रूप से हमको एक से अधिक और अधिक से एक ज्ञात करना है, तो क्या करें वो मैं आपको बता दिया हूँ। अब एक और उदाहरण देखेंगे जिसमें दोनों काम दिया हुआ हो। ठीक है, तो देखें किस तरह से प्रश्न आएगा वो। देखें, यदि एक मजदूर 7 दिनों में 385 रुपये मजदूरी लेता है, 12 दिनों में कितनी मजदूरी लेगा। ये तीसरी तरह के प्रश्न हम हल करने वाले हैं। यहाँ पर आप स्पष्ट देख सकते हैं, तो कहीं पर भी ऐसा नहीं लग रहा है। यहाँ पर 2 चीज़ें दिया हुआ है, एक 7 दिन और दूसरा 12 दिन। तो ना तो एक से ज़्यादा ज्ञात करना है क्योंकि यहाँ पर एक नहीं है, और ना ही ज़्यादा से एक ज्ञात नहीं करना क्योंकि यहाँ पर एक नहीं है। तो दोनों ही जगह एक नहीं है, दोनों जगह एक से ज़्यादा है। तो ऐसी स्थिति में कैसे हल करें, तो ऐसे स्थिति के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा से पहले एक ज्ञात करना पड़ेगा, फिर एक से वापस हम ज़्यादा ज्ञात करेंगे। तो किस तरह से देख लेते हैं। तो पहले चीज जो जानकारी के आधार पर एक ज्ञात करने के लिए, मजदूर के 7 दिनों की मजदूरी 385 रुपये, इसलिए मजदूर की एक दिन की मजदूरी हम जानते हैं क्या हो जाएगा, 385 भागित 7, या हम इसी को बटे 7 लिखते हैं और फिर यहीं से कट करते हैं, कैंसिल करते जाते हैं। आपको यहाँ डायरेक्ट समझ में ना आए तो आप भाग करके देख सकते हैं। 7 से काटें, 7 एकम 7 और पूरे कटना तो चाहिए। तो ये हो जाएगा 7 पंचे 35, 38 है, तो 7 पंचे 35 और यहाँ पर 3 शेष बचेगा। 38 से 35 को घटाएंगे, 3 और 5 फिर से 35 हो गया, तो यहाँ पर भी आएगा 5, 7 पंचे 35। तो क्या आंसर आया, 55। ठीक है, एक दिन की उसकी मजदूरी है 55 रुपये। अब फिर से एक दिन का मजदूरी मिल गया तो हम 12 दिन की मजदूरी ज्ञात कर सकते हैं, लिख लें। तो ये हमको एक दिन की मजदूरी निकल गया, 7 दिन की मजदूरी दिया था उससे, तो इस तरह मजदूर की 12 दिनों की मजदूरी हम निकाल सकते हैं। 55 गुणित 12 गुणा कर दें, 12 पंचे 60 का 0 बचा 6, फिर से 12 पंचे 60 और 6 बन जाएगा 66, तो 660 रुपये। बस अब आपको आखिरी लिखना है लाइन। अतः मजदूर 12 दिनों में 660 रुपये मजदूरी लेगा। तो इस तरह से इसमें दोनों काम हमको करना पड़ा। एक मजदूर 7 दिनों में 385 रुपये लेता है तो 12 दिन में कितना लेगा। तो 7 से हमने पहले एक निकाला, 7 दिन में लेता है 385, तो एक दिन मिलेगा 55। भाग करके हम जानते हैं अधिक से एक के लिए भाग। अब फिर एक का जब निकल गया तो एक से अधिक ज्ञात करना है, 12 के लिए निकालना है, तो 55 से 12 का गुणा करके 12 दिन के लिए हमने मजदूरी निकाल लिया। तो बस बच्चों, आप लोग को बस यही चीज़ें ध्यान रखना है, एक से अधिक निकालना है कि अधिक से एक निकालना है, या फिर दोनों चीज़ें मिक्स की हुई हैं, यानी दोनों काम करना है। तो इस तरह से आप एक एक नियम से जितने भी इस तरह से प्रश्न होंगे सबको आप आसानी से हल कर सकते हैं। एक और उदाहरण पे करते हैं। अभ्यास का 8वां प्रश्न है,
5 पेंसिलों का एक पैकेट 13 रुपये में मिलता है, वैसे ही 10 पेंसिलों का एक पैकेट 25 रुपये में मिलता है। बताओ किस पैकेट में प्रति पेंसिल मूल्य कम है। ठीक है, तो ये हमको बताना है। अब दो काम हमको बारी बारी से करना है। देखिए, दो पैकेट की बात कर रहा है। एक पैकेट में 5 पेंसिल है जिसका मूल्य है 13, दूसरे पैकेट में 10 पेंसिल है जिसका मूल्य है 25। तो दोनों पैकेट के लिए एक पेंसिल का मूल्य हमको ज्ञात करना है, पहले पैकेट के लिए और दूसरे पैकेट के लिए। फिर देखेंगे कि किस में जो है एक पेंसिल का मूल्य कम है। पहले पैकेट के लिए हम पहले आकलन करते हैं। तो पहले पैकेट में 5 पेंसिल का मूल्य है 13 रुपये। ठीक, तो पहले पैकेट में एक पेंसिल का मूल्य क्या होगा हम जानते हैं, 13/5। ठीक है, सीधे शब्द में अब इसको हमको भाग देना है। तो 5 जो है 13 से पूर्ण रूप से भाग नहीं जा सकता है, शायद दशमलव के रूप में आएगा आंसर, कोई दिक्कत नहीं। आप समान रूप से भाग करके देख लीजिए। 5 से 13 को भाग दीजिए तो ये 5 दूनी 10, 3 बचा शेष, यहाँ दशमलव लगाए 30, 5 6 का 30। तो इस तरह से ये कट गया, तो यहाँ पर आया आंसर 2.6। तो बस इसी के यहीं जगह बचाते हैं, तो हम यहीं पर लिख देते हैं राइट साइड 2.6 रुपये। इसी तरह से दूसरे पैकेट में 10 पेंसिलों का मूल्य 25 रुपये दिया है, इसलिए दूसरे पैकेट में एक पेंसिल का मूल्य कितना होगा। तो फिर से सेम उसी तरह से हम क्या करेंगे, 25/10। ठीक है, तो यहाँ पर हमको अब 10 से भाग देना है, तो फिर से वही काम कर दीजिए, 10 से भाग दीजिए 25 को, तो ये 10 दूनी 20 बचेगा, यहाँ पर 5 दशमलव लगाए तो यहाँ पर 0 लगा, 10 पंचे 50 कट गया, तो इस तरह से आंसर आया 2.5। तो यहाँ पर लिख दीजिए 2.5 रुपये। अब आप अंदाज़ा लग गया होगा, आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि इसका मूल्य कम है कि इसका मूल्य ज़्यादा है। तो स्पष्ट रूप से दूसरे पैकेट का वैल्यू है, मूल्य है 2.5 रुपये, यानी दूसरे पैकेट में एक पेंसिल का मूल्य है 2.5 रुपये और पहले पैकेट में एक पेंसिल का मूल्य है 2.6 रुपये। तो कम कौन सा हुआ, दूसरा पैकेट। ठीक है, तो बस उसी को हमको नीचे लिख देना है। अतः दूसरे पैकेट में प्रति पेंसिल मूल्य कम है, क्योंकि हमको स्पष्ट है यहाँ पर 2.6 और यहाँ पर 2.5, तो 2.6 से 2.5 कम है, इसलिए दूसरे पैकेट में प्रति पेंसिल मूल्य कम है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से ये नए तरह का एक प्रश्न था जिसमें दो काम करना है और उसके बाद कोई कंडीशन अगर दिया है कि किसमें कम है किसमें ज़्यादा है क्या है, तो उसको आप आकलन करके, उत्तरों का आकलन करके, ठीक है, प्रश्न का उत्तर आप ज्ञात कर सकते हैं। तो अब बाकी अभ्यास आपको करना है। जितना प्रश्न आप हल करके देखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, उतना आप लोग के लिए बेहतर होगा। ठीक है, न सिर्फ इस परीक्षा के लिए बल्कि आने वाले हर परीक्षाओं के लिए भी आप तैयार हो पाएंगे। जैसे मैंने कहा, इस तरह के प्रश्न जितने प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं, शुरुआती जो है आपके नवोदय का, प्रयास का, और उसके बाद आगे हर प्रकार की परीक्षाओं में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप लोग प्रैक्टिस करिए और उन परीक्षाओं के लिए तैयार हो जाइए। ठीक है बच्चों, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।